नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे 12th क्लास के यूनिट 2 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस का। सो लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं: नेटवर्क मेंटेनेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, विंडो एंटी, difference between Linux and Windows, Linux firewall, logical volume manager, disk partitioning, Linux file system and permissions, swap space and mount point, shell scripting। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपका 9 मार्क्स की प्रेपरेशन हो जाएगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से 7 नंबर का पेपर थ्योरी का होगा और 2 नंबर का पेपर होगा वो प्रैक्टिकल में से होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा नेटवर्क मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस क्या होती है कि हमने अपने सिस्टम को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए जो भी हम काम करते हैं ताकि वो चला रहे, तो उसको हम बोलते हैं कि मेंटेनेंस। जैसे हम देखते हैं कि व्हीकल को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए हमें व्हीकल की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। घर हमारा अच्छा रहे तो हमें घर की भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। उसी तरह नेटवर्क मेंटेनेंस में हमें नेटवर्क को सही रखने के लिए नेटवर्क की भी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मेंटेनेंस में? जैसे हो गया कि कोई प्रॉब्लम है हमारे नेटवर्क में तो उसको ट्रबल शूट करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग नेटवर्क परफॉर्मेंस, प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ, क्रिएटिंग नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन एंड कीपिंग इट अप टू डेट, ensuring compliances with company policies, ensuring compliances with legal regulation, securing the network against all kind of threats। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेटवर्क मेंटेनेंस में इंक्लूड होती हैं। नेटवर्क मेंटेनेंस में हमारे 2 तरह के टास्क होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रक्चर टास्क। स्ट्रक्चर टास्क में क्या होता है कि कोई समस्या आने से पहले हम प्लान कर लेंगे कि वो समस्या ना आए तो हम उसका फिक्स अप्लाई कर देंगे, सो दैट कि उस समस्या के आने के चांसेस कम हो जाएं, नेटवर्क के डाउन होने के चांसेस कम हो जाएं, उसका सोल्यूशन हम पहले ही प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरे होते हैं हमारे इंटरप्ट ड्रिवन टास्क। इसमें क्या होता है कि हमें पहले समस्या जब आती है तो उसके बाद हम समस्या को फाइंड आउट करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। ये आपकी फायरमैन अप्रोच की तरह होती है कि जब आग लग गई तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसको फिक्स आउट करना है, उसको बुझाना है। तो इंटरप्ट ड्रिवन टास्क में हमारे वो टास्क होते हैं जो समस्या आने के बाद एग्जीक्यूट होते हैं। तो नेटवर्क मेंटेनेंस में हमारे सारी चीज़ें आ जाएंगी: इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ बार्म पार्ट्स, मटेरियल ऑफ सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें हमारी मेंटेनेंस में आ जाएंगी। और मेंटेनेंस के जो मेजर 5 एलिमेंट्स होते हैं तो हम उन एलिमेंट्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो एलिमेंट है वो है फॉल्ट मैनेजमेंट। फॉल्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, फिर प्रॉब्लम को करेक्ट करते हैं और सिस्टम को रीस्टोर करते हैं। तो ये सारे पार्ट होते हैं हमारे फॉल्ट मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसमें हम रिसोर्स प्रोविजनिंग और सर्विस प्रोविजनिंग 2 टास्क करते हैं। हम यूज़र को रिसोर्स भी प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें हम इंश्योर करते हैं हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड कितनी है और वो एक्चुअल में कितनी आ रही है। अगर वो एक्चुअल में उतनी नहीं आ रही है जितनी एक्सपेक्टेड है तो हम क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, रिव्यू करते हैं, प्लान करते हैं और फिर रिपीट करके देखते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हम नेटवर्क में ये देखते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे नेटवर्क में से डाटा को थेफ्ट ना कर पाए, डाटा को एक्सेस ना कर पाए। और लास्ट है हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम सर्विस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन का रिकॉर्ड रखते हैं और मेज़र करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज किस किस ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ताकि हम कॉस्ट और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकें। अब हम इसी के बारे में थोड़ा डायग्राम फॉर्मेट में देख लेते हैं। नेटवर्क मेंटेनेंस में जो फॉल्ट मैनेजमेंट में आता है हमारा 5 एलिमेंट आ जाते हैं: डिटेक्ट करनी प्रॉब्लम को, उसको आइसोलेट करना, करेक्ट करना, रिस्टोर करना और रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना।
और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हमने क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस से, और पासवर्ड वगैरह से हम ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट यूज़र को। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम चेक करते हैं कि हमारे जो रिक्वायर्ड सिस्टम की परफॉर्मेंस जो रिक्वायर्ड है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो हम फाइंड आउट करते हैं कि क्यों नहीं मिल रही है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, रिसोर्स प्रोविजनिंग और सर्विस प्रोविजनिंग करते हैं। अकाउंटिंग मैनेजमेंट में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉस्ट फॉर रिसोर्सेज। तो ये सारा था हमारा नेटवर्क मेंटेनेंस के अंडर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो इसका काम क्या होता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो स्पेशलाइज होता है कंपनी के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि प्रोटेक्ट सिस्टम बाय डिफाइनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस, डिफरेंट एक्सेस प्रिविलेजेस डिफ़ाइन करनी ताकि जो सिस्टम की सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिकॉग्नाइज करना, implement security improvements, stay up to date on the latest intelligence like hacker methodology, prevent data loss and सर्विस इंटरप्शन। ये सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की आएंगी। अगर हम इनडायरेक्टली बोलें तो इसका काम है कि आपके जो नेटवर्क पे डाटा है वो सिक्योर रहे, उस पर कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए। दूसरा है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके पास। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एनालिस्ट, नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क आर्किटेक्ट, सिस्टम आर्किटेक्ट और सिस्टम प्रोग्रामर, ये डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट हैं, करियर अपॉर्चुनिटी है हमारी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंडो एनटी। तो विंडो एनटी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, 32 बिट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी एडवांस बिजनेस नीड्स हैं, जिन लोगों की। ये 1993 में रिलीज़ हुआ था और इसके 2 वेरिएंट आते हैं हमारे पास, एनटी वर्कस्टेशन और एनटी सर्वर। एनटी वर्कस्टेशन फॉर यूज़र हु नीड फास्टर परफॉर्मेंस और सर्वर फॉर मशीन दे नीड टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर नेटवर्क अटैच कंप्यूटर, मीन टू से एनओएस के लिए। नेक्स्ट विंडो एनटी के फीचर्स। विंडो एनटी हमें 2 तरह के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करती है, NTFS और BFAT। NTFS इसका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है। दूसरा है कि मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, मल्टी यूज़र सिस्टम सपोर्ट करता है, एडवांस नेटवर्क फीचर सपोर्ट करता है हमारा विंडो एनटी, और रिमोटली लॉगिन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है विंडो एनटी 4.0। और ये 2 हमारे वेरिएंट है, विंडो एनटी वर्कस्टेशन और विंडो एनटी सर्वर। एडवांटेज की बात करें तो मोर प्लीजिंग टू आई, लो सिस्टम रिक्वायरमेंट, faster to operate, easier to install, run well on old machine. All these are the advantage of Windows NT। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें वायरसेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और विंडो NT अनस्टेबल और क्रैशेस इसमें ऑफन हो जाते हैं। तो ये हैं डिसएडवांटेज ऑफ विंडो NT। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स एंड विंडोज़। ये लाइनक्स का लोगो है और ये विंडोज़ का, आपने देखा होगा। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इनका कि लाइनक्स और विंडो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट विंडो क्या है, हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनक्स हमारा कस्टमाइजेबल है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इसके कोड को, बट विंडो हमारा कस्टमाइजेबल नहीं है। लाइनक्स में हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और विंडो में हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइनक्स हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, विंडो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ये पेड होता है हमारा। लाइनक्स फाइल सिस्टम हमारा केस सेंसिटिव होता है और विंडोज़ फाइल सिस्टम हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर फोल्डर नेम और फाइल नेम में लाइनक्स में तो डिफरेंट ट्रीट होते हैं, बट विंडोज़ में वो सेम ही ट्रीट होते हैं। लाइनक्स इज़ हाईली सिक्योर एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। लाइनक्स हमारा हाईली सिक्योर है, बट विंडो हमारा लेस सिक्योर है। लाइनक्स में हम // यूज़ करते हैं डायरेक्टरी को बीच में जो सेपरेशन के लिए, और विंडोज़ में हम / यूज़ करते हैं। विंडोज़ हमारा यूज़र फ्रेंडली होता है, इजी टू यूज़ होता है। लाइनक्स इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली एंड नॉट
easy to use. तो all these are the difference between Linux and Windows. Next हमारा टॉपिक है Linux Firewall. Firewall हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारा इम्प्लीमेंट हो सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अनऑथराइज इंटरनेट यूज़र या हैकर हमारे प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए जब हम इंटरनेट के थ्रू किसी पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। तब हम इसको दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। हार्डवेयर के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट से जो भी वायर आती है उसको हम रूटर लेवल पे हार्डवेयर फायरवॉल है उसको लगा देते हैं, जो क्या हमारे पैकेट्स को फ़िल्टर करता रहता है और हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो सॉफ्टवेयर लेवल वाला होता है उसमें क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है हमारे सिस्टम के अंदर, जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है बाहर के अनऑथराइज एक्सेस और वायरसेस। तो अगर हम डिफरेंस देखें इसका, तो हार्डवेयर वाला जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, हार्ड टू कॉन्फ़िगर होता है, ये पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है और ये रूटर लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है। और जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, इजी टू कॉन्फ़िगर होता है और उन सिस्टम के लिए बड़ा अच्छी चॉइस होती है जो घर पे यूज़ होते हैं हमारे। तो ये था लाइनक्स फायरवॉल की इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। ये अनऑथराइज नेटवर्क एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो हमारी, जब हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजते हैं तो इन लेयर्स के थ्रू होकर हमारा डाटा जो ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसमिट यहाँ से हुआ और रिसीव इस एंड पे हुआ थ्रू दीज लेयर्स। तो ये मैं आपको OSI की डिफरेंट लेयर इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो फायरवॉल हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो इन डिफरेंट लेयर्स पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इन लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल होता है, ये क्या करता है, हमारा सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर पैकेट को फ़िल्टर करता है, चेक करता है और डिस्कार्ड या एक्सेप्ट करता है उन रूल के बेसिस के ऊपर। दूसरा हमारा सर्किट लेवल गेटवे जो होता है, फ़िल्टर करता है स्पेसिफिक सेशन रूल, लाइक कुछ सेशन रूल होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर आपके पैकेट्स को फ़िल्टर करता है। स्टेटफुल फायरवॉल हमारा पैकेट की फ़िल्टरिंग करता है स्टेट और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर। और जो एप्लीकेशन लेवल गेटवे होता है, दे कैन फ़िल्टर पैकेट एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये जो लेयर मैंने बताई, इनके एप्लीकेशन लेयर में काम करता है हमारा एप्लीकेशन लेवल गेटवे। और लास्ट है हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, मोर एडवांस फायरवॉल विद बेनिफिट लाइक स्टैटिक एंड डायनेमिक पैकेट फ़िल्टरिंग एंड VPN सपोर्ट एटसेट्रा। तो नए ज़माने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी भी सिक्योरिटी हमें चाहिए होती है वो हमें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे नेटवर्क को। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से इम्प्लीमेंट होता है। पैकेट फ़िल्टरिंग में क्या होता है, हम सेट ऑफ रूल्स बने होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर पैकेट को डिस्कार्ड या एक्सेप्ट करते हैं। सर्किट लेवल में हमारा क्या होता है, वर्क ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। स्टेटफुल इंस्पेक्शन में हमारा होता है, हम चेक करते हैं जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही आ रहा है या कुछ और ही आई जा रहा है। और एप्लीकेशन लेवल गेटवे होता है, वो हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है OSI की। दिस काइंड ऑफ डिवाइस टेक्निकली ए प्रॉक्सी एंड समटाइम रेफर टू एज प्रॉक्सी फायरवॉल। ये कंबाइन करता है फीचर किसके साथ, पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल और सर्किट लेवल गेटवे। और जो लास्ट था हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये हमारा कंबाइन पैकेट इंस्पेक्शन एंड स्टेटफुल इंस्पेक्शन। ये हमें एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है जो भी हमें कंप्यूटर में चाहिए होते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइनक्स फायरवॉल। नेक्स्ट है हमारा डिस्क पार्टीशनिंग। डिस्क पार्टीशनिंग और डिस्क स्लाइसिंग क्या होता है? डिस्क पार्टीशनिंग इज़ द क्रिएशन ऑफ वन और मोर रीजन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हमारे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनके वन और मोर रीजन क्रिएट करने, जैसे हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट डिस्क के ऊपर, उनको बोलते हैं हम डिस्क पार्टीशनिंग, सो दैट ईच रीजन कैन बी मैनेज सेपरेटली। लार्ज स्टोरेज डिवाइसेस आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेक्शन और इनको क्या बोलते हैं हम, पार्टीशनिंग। जो नई डिस्क होती है उसको प्रिपेयर करना, वो डाटा रीड करे राइट करे, तो पार्टीशनिंग उसका फर्स्ट स्टेप होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसको हमने पार्टीशनिंग कर दिया। तो इसके पार्टीशनिंग के बाद हम क्या बना लेते हैं, CDEF ऐसे ड्राइव बना लेते हैं, जिससे क्या होता है हमें डिस्क में डाटा को मैनेज करना ईजी हो जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से हम रख सकते हैं और भी बड़े सारे बेनिफिट हो जाते हैं पार्टीशनिंग के साथ। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमें डिस्क मैनेजमेंट टूल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टूल होता है जो हमें रीसाइज, क्रिएट, डिलीट और फॉर्मेट पार्टीशन में हेल्प करता है। ये विंडो है, आप सर्च करके डिस्क मैनेजमेंट टूल को ओपन कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस बता देगा और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी भी आ रही है। आप जिस भी डिवाइस पे राइट क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी, उसका साइज़ आपको पता लग जाएगा और उनकी डिफरेंट हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे श्रिंक, वॉल्यूम, फॉर्मेट, ये सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट टूल के साथ। और एडवांटेज क्या है हमारी डिस्क पार्टीशनिंग की, बेटर ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है हमारी अगर हम इस तरह के ड्राइव बना लें, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं तो आप एक पार्टीशन में नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट पार्टीशन चाहिए। अब इसमें क्या होगा, आप C में भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं और D में अलग से कर सकते हैं कोई डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। ईज़ी टू री इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसएडवांटेज की बात करें तो सेटअप इनकन्वीनियंस, ये इसका डिसएडवांटेज है। रिड्यूस स्पेस, थोड़ा स्पेस कम हो जाता है एक्चुअल स्पेस से। कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस और डिफरेंट ड्राइव में डाटा मूव करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्लोअर होता है। तो ऑल दिस इज़ अबाउट डिस्क पार्टीशनिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। ये भी आपका स्टोरेज मैनेजमेंट सोल्यूशन है। ये बेसिकली आपका लाइनेक्स में होता है। लाइनेक्स आपकी लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर यूज़ करती है पार्टीशनिंग के लिए। और इसमें क्या होता है, हमारे जो फिज़िकल वॉल्यूम है वो लॉजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट उससे पहले क्या होता है हमारे फिजिकल वॉल्यूम कंबाइन होते हैं वॉल्यूम ग्रुप्स के अंदर। ये हमारा बड़ा ही एडवांस और फ्लेक्सिबल तरीका है स्टोरेज को मैनेज करने का। तो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट में होता क्या है, हमारा फिजिकल जो वॉल्यूम होता है उसको हम वॉल्यूम ग्रुप में इकट्ठा करते हैं और फर्दर उस वॉल्यूम ग्रुप को डिवाइड करते हैं लॉजिकल वॉल्यूम। यहाँ पे इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं हमारा जो फिजिकल वॉल्यूम जो हमारी हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट डिस्क होती है वो होती है, ये एक भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। लाइनेक्स क्या करता है, हमारा जो फिजिकल वॉल्यूम है उसको वॉल्यूम ग्रुप में इकट्ठा कर लेता है सबसे पहले और उसके बाद इन वॉल्यूम ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड कर लिया जाता है लॉजिकल वॉल्यूम्स में। फिजिकल वॉल्यूम चाहे एक हो चाहे मल्टीपल हो, हम उनको सिंगल वॉल्यूम ग्रुप में इकट्ठे करते हैं और देन हम उनको डिवाइड करते हैं लॉजिकल वॉल्यूम में। तो फिजिकल वॉल्यूम आर रेगुलर स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क। एलवीएम कंबाइन फिजिकल वॉल्यूम इनटू स्टोरेज पूल नोन एज वॉल्यूम ग्रुप। वॉल्यूम ग्रुप को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं लॉजिकल वॉल्यूम्स में, सो दैट कि हम इन लॉजिकल वॉल्यूम्स को इजीली मैनेज कर सकें। डिस्क पार्टीशनिंग हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है और एलवीएम हमारी एडवांस अप्रोच है जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं पार्टीशनिंग के लिए। ये बेसिकली प्रोसेस है आपकी कि आप एक स्टोरेज डिवाइस को मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइनेक्स फाइल सिस्टम। लाइनेक्स में हम हर एक चीज़ को क्या करते हैं, फाइल ट्रीट करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो कोई डिवाइस हो जैसे कि CD-ROM, USB, फ्लॉपी, हम सब चीज़ों को क्या करते हैं एज ए फाइल ट्रीट करते हैं। और जो लाइनेक्स के फाइल सिस्टम की जो स्ट्रक्चर होती है वो हायरार्किकल होती है। रूट डायरेक्टरी सबसे टॉप पे होती है जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रूट के बाद डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं इसके अंडर, जिनमें डिफरेंट फाइल्स होती हैं। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सबसे पहले हार्डवेयर, फिर हमारा फाइल सिस्टम और कर्नल हमारा उसके बाद रोल प्ले करता है। लाइनेक्स फाइल सिस्टम के कुछ एक फीचर हैं कि केस सेंसिटिव होता है हमारा लाइनेक्स फाइल सिस्टम। स्मॉल और कैपिटल लेटर को अलग अलग से ट्रीट करते हैं। पाथ जो स्पेसिफाई होते हैं वो फॉरवर्ड स्लैश से होते हैं, विंडोज़ में वो बैकवर्ड स्लैश से होते हैं। फाइल एक्सटेंशन इसमें नहीं होती है, कोई नेसेसरी नहीं होती है कि फाइल की एक्सटेंशन रखनी है। हिडन फाइल इसमें डॉट के साथ हमारी आती है। तो ये था लाइनेक्स फाइल सिस्टम के बारे में। अब हम लाइनेक्स फाइल परमिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइनेक्स में सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए हमारे पास
मल्टीपल यूज़र होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट परमिशन असाइन की होती हैं। हमारे पास बेसिकली 3 तरह के ओनर्स होते हैं, जैसे यूज़र ओनर, ग्रुप्स और अदर, और इन तीनों ओनर्स पे 3 डिफरेंट टाइप्स की परमिशन होती हैं। कौन कौन सी परमिशन होती हैं? रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड परमिशन आपको अलाउ करती है किसी भी फाइल को या डायरेक्टरी को ओपन या रीड करने की परमिशन। राइट परमिशन उस फाइल को एडिट करना है, रीनेम करना है। एग्जीक्यूट परमिशन जैसे उस फाइल को रन करना है या एग्जीक्यूट करना है। तो आप विदाउट परमिशन किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, रन नहीं कर सकते हैं लाइनक्स में। तो इन फाइल्स की परमिशन आप चेंज कर सकते हैं chmod कमांड के साथ। और chmod वो फर्दर 2 उसमें डिवाइड की हुई हैं, एब्सोल्यूट मोड और सिंबॉलिक मोड। तो हम एब्सोल्यूट मोड और सिंबॉलिक मोड में देखेंगे कि हम डिफरेंट ऑनर्स की डिफरेंट परमिशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये ls कमांड से हम चेक कर रहे हैं कि डिफरेंट फाइल्स हैं और उनकी डिफरेंट परमिशन और साइज हमें शो हो रहा है। इन परमिशन को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टल नंबर सिस्टम से हम डिफ़ाइन करते हैं डिफरेंट यूज़र की परमिशन को। जैसे अगर 3 बार हमने डैश लगाया हुआ है तो इसका मतलब नो परमिशन, और ये इसकी ऑक्टल वैल्यू होगी 0। एग्जीक्यूट के लिए वैल्यू है हमारी 1, राइट के लिए 2, राइट और एग्जीक्यूट के लिए 3, रीड के लिए 4, और इसी के कम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट परमिशन डिफरेंट ऑनर को असाइन करेंगे। अब एब्सोल्यूट मोड में अगर हमने परमिशन को रिप्रेजेंट करना है तो वो हम डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे। हम तीनों ऑनर्स की परमिशन इकट्ठे ही चेंज कर पाएंगे एब्सोल्यूट मोड में। तो कैसे करनी है? जैसे हमने लिखा chmod 764 टेस्ट। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारी जो टेस्ट फाइल है उसमें हमने परमिशन असाइन कर दी। जो फर्स्ट 7 है उसका मतलब हुआ कि जो यूज़र ओनर है उसकी परमिशन हो गई रीड, राइट और एग्जीक्यूट। 7 का मतलब उसको तीनों परमिशन है। जो हमारा ग्रुप है उसके लिए हमारी परमिशन है 6, इसका मतलब ग्रुप को सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है। यहाँ टेबल से भी देख सकते हैं 6 के लिए हमारी रीड और राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है ग्रुप को। और अदर्स हैं उनके लिए परमिशन है सिर्फ रीड की, 4 मतलब रीड। तो यहाँ डायग्राम में पहले आप देख सकते हैं कि यूज़र हैं वो 3 तरह के हैं, यूज़र, ग्रुप और अदर्स। फर्स्ट जो करैक्टर है वो हमारा डिफाइन करता है कि वो फाइल है या डायरेक्टरी है। अगर फर्स्ट में हमारा हाइफन आएगा, माइनस आएगा, तो इसका मतलब है आपका कि वो फाइल है। और फर्स्ट में अगर आपका डी आ जाता है तो ये जैसे क्या है, डायरेक्टरी है। इससे ये पता चलता है। तो सिंबॉलिक मोड में हमारा क्या होता है कि हम करैक्टर से परमिशन को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक मोड में हम स्पेसिफिक ऑनर की परमिशन चेंज कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट एब्सोल्यूट में हम इकट्ठे सभी की परमिशन असाइन करते हैं। जैसे अगर परमिशन ऐड करनी है तो प्लस का यूज़ करेंगे हम, और रिमूव करनी है तो माइनस का करेंगे। और जो भी परमिशन हमने रीड राइट करनी है, ऐड करनी है, रिमूव करनी है, उसके अगेंस्ट वो हम लिख देंगे उसकी वैल्यू। जैसे रीड की परमिशन देनी है तो R, राइट की परमिशन देनी है तो W, और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो हम X लिखेंगे। अब हमने ग्रुप को परमिशन देनी है एग्जीक्यूट की, तो हमने क्या कमांड लिखी, chmod ग्रुप +X टेस्ट। तो मतलब टेस्ट फाइल के ऊपर ग्रुप की जो परमिशन है वो क्या है, एग्जीक्यूट की परमिशन हमने दे दी हुई है। और टेस्ट फाइल में यूज़र से हमने रीड की परमिशन रिमूव करनी है तो हम लिखेंगे chmod यूज़र -r टेस्ट। और हमने इक्वल टू यूज़ करेंगे हम जब हमने मल्टीपल परमिशन इकट्ठे असाइन करनी है। जैसे अदर्स के लिए हम करेंगे रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन इकट्ठे असाइन कर देंगे। इसमें क्या होता है, इक्वल टू से जो पुरानी परमिशन है ओवरराइट हो जाती है। लाइनक्स में हमारे जो डिफरेंट यूज़र हैं, 3 तरह के यूज़र हैं, ऑनर, ग्रुप और अदर्स, और उनको डिफरेंट टाइप की 3 तरह की परमिशन मिली हुई हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट की। आप इन डिफरेंट परमिशन को चेंज कर सकते हैं chmod कमांड से। chmod को यूज़ करने के हमारे पास 2 मोड हैं, एब्सोल्यूट मोड और सिंबॉलिक मोड। एब्सोल्यूट में हम ऑक्टल नंबर से परमिशन को डिफ़ाइन करेंगे और सिंबॉलिक मोड में हम करैक्टर के साथ परमिशन को डिफ़ाइन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर लाइनक्स फाइल परमिशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वैप स्पेस। स्वैप स्पेस में क्या होता है कि हमारा जो लाइनक्स में ऐसे हो सकता है कि हमारा फिज़िकल मेमोरी या फिर रैम जब फुल हो जाए और हमारे सिस्टम को और रैम की ज़रूरत पड़े
तो क्या होता है, हमारे इनएक्टिव पेजेस होते हैं जो मेमोरी से वो मूव हो जाते हैं स्वैप स्पेस में। हमारा जो स्वैप स्पेस प्लस फिजिकल मेमोरी को हम बोल देते हैं इकट्ठे वर्चुअल मेमोरी। स्वैपिंग इज़ नेसेसरी फॉर टू रीज़न, 2 कारण होते हैं स्वैपिंग के। फर्स्ट क्या कारण होता है कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा रैम की, तब हम स्वैपिंग करते हैं। और सेकंड कारण होता है कि ज़्यादातर हमारी जो एप्लीकेशन होती हैं वो स्टार्टिंग में हम ऑन कर देते हैं, उसके बाद आइडियल पड़ी रहती हैं, तो बेटर होता है कि हम उनकी स्वैपिंग कर दें ताकि हम रैम को रिलीज़ कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा कंपेयर टू मेमोरीज़। जो डिस्क होती हैं हमारी चीपेस्ट होती हैं, बट इनमें एक डिसएडवांटेज होती है कि डिस्क से जो डाटा रीड और राइट करना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग आइडियल पेजेस फ्रॉम रैम टू स्वैप इज नोन एज पेज आउट। द प्रोसेस ऑफ मूविंग रिक्वायर्ड मेमोरी पेजेस बैक टू द रैम इज नोन एज पेज इन। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारी 2 प्रोसेसेस हैं जिनमें रैम यूज़ हो रही है, ए और बी। अगर स्वैप स्पेस हमारे पास नहीं होगा तो रैम हमारी फुल हो जाएगी दोनों प्रोसेसेस से। इवन हमारी जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है वो एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट रैम में हमारी दोनों पड़ी रहेंगी। बट विद स्वैप स्पेस क्या होगा, हमारा क्या होगा, जो रैम में होगी सिर्फ एक ही प्रोसेस रहेगी जो सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है, और जो आइडियल प्रोसेस है वो हमारी मूव हो जाएगी स्वैप स्पेस में। और जब सीपीयू ने बी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होगा तो क्या होगा, बी हमारी रैम में आ जाएगी और ए हमारी आइडियल हो जाएगी और वो चली जाएगी स्वैप स्पेस में। इससे क्या होगा, हमारे जो कम रैम में भी हमारा सिस्टम फास्ट चलेगा। तो ये हमारा स्वैप स्पेस का मेजर रोल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माउंट पॉइंट। हमारे पास करंटली कोई फाइल सिस्टम है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अगर उसमें हम चाहते हैं कि कोई और डिवाइस हम ऐड करना चाहते हैं, कोई और फाइल सिस्टम ऐड करना चाहते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, माउंट पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। माउंट पॉइंट क्या है, हमारा कोई डायरेक्टरी है या कोई फाइल है जो जनरली एम्प्टी होती है, बट वो हेल्प करती है किसी और फाइल सिस्टम को अटैच करने के लिए एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम के साथ। तो हमारा कंप्यूटर जो होता है उसमें अगर हमने स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क, सीडी रोम या फिर एसएसडी, इनको हमने यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले इनको माउंट करना पड़ेगा। आप भी कर सकते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको माउंट कर सकता है, और विदाउट माउंट किए आप इन डिवाइसेस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। जब हमारा बूटिंग होती है तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एक डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली माउंट कर लेता है, बट या आप चाहते हैं कि कुछ एक डिवाइसेस को अपने आप माउंट करना है या उनको चेंज करना है डिफ़ॉल्ट लोकेशन से, तो भी आप कर सकते हैं। तो माउंटिंग क्या हुआ, आपके एक्सटर्नल डिवाइस को एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम के साथ अटैच करना आपकी माउंटिंग कहलाता है, और ये माउंट पॉइंट की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। माउंट पॉइंट आपके पास एक डायरेक्टरी होती है, एक स्टोरेज एरिया होता है जिसके थ्रू आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम के साथ माउंट कर सकते हैं, और माउंट करने के बाद ही आप फाइल्स को रीड और राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस पार्टीशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो माउंट और अनमाउंट कमांड हमारी यूज़ होती है आपके एक्सटर्नल डिवाइस को एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम के साथ अटैच और डिटैच करने के लिए। अब हम अज्यूम करते हैं अगर हमने सीडी रोम या फ्लॉपी ड्राइव को अटैच करना है तो हमें उसको माउंट करना पड़ेगा, और डिटैच करना है तो हमें अनमाउंट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो सीडी रोम होता है वो /MNT/CD रोम वाली डायरेक्टरी में माउंट होता है, और फ्लॉपी जो माउंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है MNT/floppy डायरेक्टरी के अंदर। बट अगर आप चाहें तो आप इसको किसी और लोकेशन पे भी माउंट कर सकते हैं। तो किसी और लोकेशन पे अगर हमने इसको माउंट करना है तो हम उसको माउंट कमांड से करेंगे। सिंटैक्स है इसका माउंट डेब नेम और डायरेक्टरी नेम। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, माउंट डेब सीडी रोम। तो डिवाइस के अंदर जो सीडी रोम हमारा है उसको हमने माउंट किया होम डायरेक्टरी के अंदर। जहाँ जिस डिवाइस को आपने जिस लोकेशन पे माउंट करना है वो हम इस कमांड में लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो सीडी रोम है वो असेसिबल हो जाएगा होम डायरेक्टरी के अंदर, माई सीडी रोम वाली डायरेक्टरी। और अगर फ्लॉपी को करना है सेम ही प्रोसेस, आप क्या लिखेंगे, माउंट डेब फ्लॉपी
होम माई फ्लॉपी। और अनमाउंट करना है तो आपके पास कमांड है अनमाउंट और माउंट पॉइंट। तो यहाँ पे माई फ्लॉपी ये हमारा क्या है, माउंट पॉइंट है। हम इस कमांड में क्या करेंगे, अनमाउंट और माउंट पॉइंट को लिखेंगे होम माई CD-ROM। तो इससे क्या होगा, वो डिवाइस वहाँ से अनमाउंट हो जाएगा। सो ऑल दिस इज़ अबाउट माउंट पॉइंट इन लाइनेक्स। तो ओवरऑल मैं अगर इसके बारे में बताऊं कि अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अगर लाइनेक्स फाइल सिस्टम के साथ अटैच करना है तो आपको माउंट पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। माउंट पॉइंट आपका एक स्टोरेज एरिया है, डायरेक्टरी है या फाइल है जहाँ पे आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस को एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं और डिटैच कर सकते हैं। अटैच करने के लिए हमारे पास माउंट कमांड है और डिटैच करने के लिए, अलग करने के लिए उसको अनमाउंट कमांड है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेल स्क्रिप्टिंग। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि यूज़र शेल के थ्रू अपनी कमांड्स लिख सकता है और इन कमांड को कर्नल को सेंड करता है और कर्नल इन कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है जो इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड से कमांड्स एक्सेप्ट करता है, समटाइम फाइल से भी एक्सेप्ट करता है और उसको कर्नल को देता है। देन कर्नल इन कमांड को एग्जीक्यूट करता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो शेल है वो फाइल से भी कमांड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, जो जहाँ पे रेपिटेटिव टास्क होते हैं, मल्टीपल कमांड्स बार बार यूज़ होनी होती हैं, वो हम क्या करते हैं, फ़ाइल के अंदर लिख देते हैं और उस फाइल को जब भी वो रेपिटेटिव टास्क करवाने होते हैं उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिससे क्या हमारा टास्क क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। हमें मल्टीपल कमांड्स को अलग अलग से लिखना नहीं पड़ता है। हम उन कमांड्स को इकट्ठे एक फ़ाइल के अंदर लिख देते हैं और शेल उन कमांड्स को, उस फाइल को एग्जीक्यूट कर देता है। इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है। MS-DOS के अंदर ये प्रोसेस होती है, बैच फाइल के साथ एग्जीक्यूट होती है। शेल की जो एक्सटेंशन होती है वो .sh होती है। शेल स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, हमारा सीरीज़ ऑफ कमांड एग्जीक्यूट होती हैं शेल के अंदर थ्रू फाइल। एडवांटेज अगर हम देखें शेल स्क्रिप्टिंग की तो क्या है, ईजी टू वर्क विद फाइल्स, अवॉइड रेपिटेटिव वर्क। जहाँ पे हमें रेपिटेटिव टास्क हो रहे होते हैं वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग। इंटरेक्टिव डीबगिंग के लिए हम शेल स्क्रिप्टिंग यूजिंग करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, स्लो एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो थोड़ा नॉट वेल सूटेड फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स टास्क। तो ये थे शेल स्क्रिप्टिंग के डिसएडवांटेज। अब हम इसका क्विक रिव्यू करके देखेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हम 12th कंप्यूटर साइंस का यूनिट 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड थे, नेटवर्क मेंटेनेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, विंडो एंटी, लाइनेक्स और विंडोज़ में डिफरेंस, लाइनेक्स फायरवॉल, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, डिस्क पार्टीशनिंग, फाइल सिस्टम, स्वैप स्पेस, माउंट पॉइंट और शेल स्क्रिप्टिंग। ये सारे टॉपिक हमने पढ़े नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें वो है क्वेश्चन और आंसर वाला सेक्शन। इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके आंसर्स। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन देखें हम यूनिट 2 के, तो ये वाले क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन के आंसर आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगा PDF। आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और ये ट्रू फॉल्स हैं इस चैप्टर के, आप यहाँ से देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो ट्रू फॉल्स हैं, एक एक नंबर वाले, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। इनके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं और अगर आप इन आंसर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन आंसर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास 9 to 12 क्लासेस का कंप्यूटर का स्टडी मटीरियल जैसे कि सिलेबस, ई बुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है तो आप इनको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है magicinfo.in। आप इस लिंक पे जाकर या फिर हमारी वेबसाइट में प्रोडक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ई बुक, सिलेबस और वीडियो ट्यूटोरियल। आप इनसे अपना 9 to 12 क्लास का HP बोर्ड का ई बुक्स और सिलेबस और वीडियो ट्यूटोरियल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई भी
क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर। हमारी ईमेल आईडी है magicinfosynopsis@gmail.com। जय हिंद, जय भारत।